तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। आज का क्लास होगा आवर एनवायरनमेंट। आई होप सबको प्रॉपर वॉइस आ रहा है, नहीं आ रहा होगा तो बोलना। तो पहले हम लोग पढ़ेगा इकोसिस्टम के बारे में। आई होप सबको पता है इकोसिस्टम क्या होता है। एन इकोसिस्टम हम लोग का सराउंडिंग है। हम लोग का सराउंडिंग में जो भी चीज़ें चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ये लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है और हम लोग के लिए एक सराउंडिंग बना रहा है, उसी को बोलता है इकोसिस्टम। ठीक है ना। तो एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बीइंग, एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग्स जैसे कि हम लोग का पेड़ पौधा, ये तो है ही, पत्थर है, जो भी एवरीथिंग, ब्रिजेस, बैठने का कुर्सी, चेयर, सब कुछ मिला के। एंड एवरीथिंग इंटरेक्ट विद ईच अदर, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, ये इंटरेक्ट करता है एंड हेंस एक सराउंडिंग क्रिएट करता है। उसी सराउंडिंग को बोलता है इकोसिस्टम। को डाउट। जैसे कि आर्टिफिशियल पार्क जो हम लोग का गुवाहाटी में पार्क है, वो भी एक तरह का इकोसिस्टम है। ठीक है, हम लोग का जो पार्क है वो भी एक तरह का इकोसिस्टम है। को डाउट। बिकॉज पार्क में लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों है, पेड़ पौधा जानवर सब है। ठीक है ना। आगे बढ़े। तो देखो, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। सॉरी, तो इकोसिस्टम का डेफिनेशन क्या हुआ। तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है अलोंग विथ नॉन लिविंग थिंग्स, तो ये सब मिलकर ही इकोसिस्टम फॉर्म करता है। तो ये हो गया एक्चुअल डेफिनेशन। को डाउट सबको। आगे बढ़े। आगे बढ़े। हेलो। हाँ भैया। तो गार्डन, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एक्सेट्रा, ये सब इकोसिस्टम ही है। तो इकोसिस्टम का दो कंपोनेंट है, एक बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ओके, एंड दूसरा एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग। तो लिविंग में क्या आएगा, प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर सब। नॉन लिविंग में एयर, वाटर, लैंड, स्टोन, ये सब आ जाएगा। तो सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है। पेड़ पौधा क्यों ग्रो हो रहा है, एबायोटिक पे डिपेंड करता है, हवा पानी पे, जमीन पे। तो सब एक दूसरे पे डिपेंड करता है और ये एक सराउंडिंग या एनवायरमेंट क्रिएट करता है, उसी को बोलता है इकोसिस्टम। देयर आर टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम, एक नेचुरल जो नेचर ने बनाया, अपने आप बन गया, जैसे कि फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सब। दूसरा मैन मेड जो हम लोगों ने बनाया है, जैसे कि गार्डन, क्रॉप फील्ड्स, एक्वेरियम एक्सेट्रा। को डाउट, ये नेचुरली नहीं बना, ये हम लोगों ने बनाया है। ठीक है। को डाउट। तो व्हाट इज एन एक्वेरियम। एन एक्वेरियम इज एन आर्टिफिशियल एंड इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। ऑब्वियस पता है एक्वेरियम क्या होता है, जहाँ पे मछली को रखा जाता है एक क्यूबॉइडल बॉक्स में। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो वो क्या, इट इज एन आर्टिफिशियल एंड इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। बिकॉज नेचुरल का तरह हम लोग सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता एक्वेरियम में, तो वो सब आर्टिफिशियल है। ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल है जो क्यों इनकम्प्लीट है। देखो, जो नेचुरल पॉन्ड्स होता है उसको हम लोग को क्लीन नहीं करना पड़ता है, जबकि एक्वेरियम को टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है। क्यों। बिकॉज इट हैज इट्स ओन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लीनिंग द वेस्ट मटेरियल। दैट मीन्स ऑलरेडी लेक्स में डिकम्पोजर्स होता है जो सारा गंदगी को क्लीन कर देता है, जो कि एक्वेरियम में नहीं है। तो एक्वेरियम में आर्टिफिशियली हम लोग को क्लीन करना पड़ता है, जबकि लैंड का नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम है। को डाउट। इसलिए एक्वेरियम को इनकम्प्लीट बोला जाता है, इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। को डाउट। तो देखो, लेक्स, पॉन्ड्स आर नेचुरल एंड सेल्फ सस्टेनिंग एंड कंप्लीट इकोसिस्टम। क्लियर। आगे बढ़े। हाँ। तो नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल का दो डिफरेंस मिल गया। पहला, नेचुरल हो गया जो नेचर ने बनाया, आर्टिफिशियल जो मैन मेड है। दूसरा, नेचुरल आर इनकम्प्लीट इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल आर कंप्लीट इकोसिस्टम। को डाउट। तो ये सब केस स्टडीज में देता है। नाउ while aquarium needs to be cleaned because it does not contain decomposers that cleans it। खत्म, ये इसी का पार्ट है। हाँ, हम शायद जल्दबाजी में एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दिया। ये सब ये कंबाइंड है, ये एक आंसर है। अब तो वाई फॉरेस्ट इज कंसिडर एज नेचुरल इकोसिस्टम। क्यों। बिकॉज इसमें प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, along with all the नॉन फिजिकल फैक्टर्स, चाहे हवा पानी सब कुछ है वहाँ पे, इसलिए फॉरेस्ट को नेचुरल इकोसिस्टम बोलता है। डन। आगे बढ़े। अभी तक खुशल और वो नहीं आया ना, हर्ष। ठीक है। अब देखो, ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू थ्री कैटेगरीज, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। क्या क्या। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होता है, जो फूड प्रिपेयर कर रहा है, जैसे कि हम लोग का प्लांट्स। द ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी which can produce food by photosynthesis are called
प्रोड्यूसर्स। क्लास 4-5 से पढ़ते आ रहे थे। तो प्रोड्यूसर्स कौन है? जो फूड प्रिपेयर करता है, कोई डाउट? जैसे कि प्लांट्स। कंज्यूमर्स कौन है? जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड कर रहा है, हम लोग खाना खा रहा है। तो ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, जैसे कि टाइगर्स, ह्यूमंस, बर्ड्स एक्सेट्रा। कोई डाउट? ठीक है ना? यहाँ तक ठीक है? कोई डाउट किसी को? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ अब तो कंज्यूमर्स को 3 टाइप में डिवाइड किया, ये ऑब्वियस सा बात है, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। हार्बीवोर्स हो गया वेजिटेरियन, जो सिर्फ घास खाता है या प्लांट्स खाता है, जैसे कि काउ, गोट एक्सेट्रा। कार्निवोर्स जो सिर्फ मांस खाता है, यानी कि मीट, जैसे कि टाइगर, लायन। और ओमनिवोर्स जो प्लांट्स एंड मीट्स दोनों खाता है, जैसे कि ह्यूमन, कहाँ गए, बियर्स, डॉग्स, ये सब। कोई डाउट? आगे बढ़ें। हाँ एंड थर्ड टाइप में आता है डिकम्पोजर्स, जो क्या करता है? रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करता है। देखो हम लोग का बॉडी, काऊ का बॉडी या किसी भी एनिमल्स का बॉडी जमीन में ऐसे ही पड़ा रहता है, तो ओवर द टाइम वो अपने आप डिकम्पोज हो जाता है, जमीन में मिल जाता है। तो उन लोगों को बोलता है डिकम्पोजर्स, जो ये रोल निभाता है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई एक्स्ट्रा। तो दे ब्रेक डाउन द इसमें तो कॉम्प्लेक्स। स्कैवेंजर्स का भी काम आता ना, कौवा और हाँ वल्चर्स। हाँ हाँ, वो लोग तो डायरेक्ट आहार ही बना लिया। वो भी क्या इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं लोग? धरती को क्लीन कर रहे हैं। इनडायरेक्टली लोग धरती को गंदगी रहने से रोक रहे हैं। कोई डाउट? क्लियर? क्लियर। तो वही सिंपल इनऑर्गेनिक में ब्रेक करता है ताकि वो वापस मिट्टी में मिल जाए एंड आर यूज्ड अप वंस मोर बाय द प्लांट्स। तो इनडायरेक्टली ये सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ा रहा है वापस से। इट हेल्प्स इन रिमूविंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल कौन है? जो इजीली मिल जाता है, तो उसको रिमूव कर रहा है। तो इट एक्ट इज ए क्लीनिंग एजेंट। ये हो गया रोल ऑफ डिकम्पोजर्स। एग्जाम में पूछता है, याद रखना, एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है। सो दैट इज वाई एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स इज एसेंशियल। तो वही रोल ही लिखना है। कोई डाउट? आगे बढ़े। तो व्हाट विल ठीक है। हैपन इन एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर्स? अगर डिकम्पोजर्स नहीं होगा तो क्या वो लोग मिट्टी में मिलेगा? हाँ नहीं मिलेगा ना। तो ऑल द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स विल रिमेन एज सच, वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। और इससे क्या होगा? हम लोग का धरती गंदा बन जाएगा, बहुत स्मेली हो जाएगा और सर्वाइवल इम्पॉसिबल होगा। कोई डाउट? डन? फिर क्या, जला देगा, फिर जला के पानी में डाल देगा। एक ही बात है, उससे बहुत पोल्यूशन क्रिएट होगा, जलाने के बाद भी उसका तो रेसिड्यू रह जाएगा ना। अच्छा। ठीक है ना? ऐसे तो इंसान को भी जलाता है, उसका भी तो रेसिड्यू रहता है, वो भी तो पानी में, मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है ना? ठीक है। यहाँ तक नॉर्मली थ्योरी। अब देखो कॉन्सेप्ट आएगा फूड चेन। फूड चेन क्या है? इट इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर, टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल्स। फॉर एग्जांपल, अब हम लोग मालूम है, देखो ईगल किसको खाता है? स्नेक को। स्नेक किसको खाता है? रैट को। रैट किसको हाँ खाता है? ग्रेन्स को, है ना? आया ना? हाँ। तो तुम लोग को लग रहा होगा हम ये एरो मार्क गलत दिया है। नहीं, हाँ, गलत दिया। नहीं, एरो मार्क सही है। ये एरो मार्क दर्शा रहा है कि कैसे फूड ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी तो ग्रेन से रैट के पास, रैट से स्नेक के पास, स्नेक से ईगल के पास जा रहा है ना। समझ रहे ना? हाँ। अगर ईगल स्नेक को खा रहा है, मतलब स्नेक से एनर्जी इसको मिल रहा है। कोई डाउट? ठीक है। तो एरो मार्क सही है, यानी कि ये हो गया सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे को खाता है लाइन बाय लाइन में। फॉर एग्जाम्पल, टाइगर किसको खाता है? गोट या हिरन, जो भी है। ठीक है ना? और ये किसको खाता है? घास को। कोई डाउट? क्लियर? हाँ। ठीक है। तो ये जो हर एक स्टेप था, जो हर एक लेवल है, हर एक लेवल को बोलता है ट्रॉपिक लेवल। ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। कोई डाउट? तो देखो, प्रोड्यूसर्स जो कि ऑटोट्रॉप्स होता है, दे आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सबसे पहले कौन होता है? प्रोड्यूसर्स, यानी कि ऑटोट्रॉप्स, वो लोग फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में होता है। फिर सेकंड ट्रॉपिक लेवल में आता है हार्बीवोर्स, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलता है, जो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स को खा रहा है, यानी कि सेकंड ट्रॉपिक लेवल में। थर्ड में आता है स्मॉल कार्निवर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल में। एंड फोर्थ लेवल अगर एग्जिस्ट करता है तो उसमें आता है लार्ज कार्निवर्स, जो कि टर्शियरी कंज्यूमर्स बोला जाता है। दे आर एट फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। कोई डाउट? तो इसको देखो ट्राइंगल से दर्शाया गया है। पहले प्रोड्यूसर्स। मतलब ऑटोट्रॉप सबसे पहला हो गया,
उसके बाद प्राइमरी प्राइमरी कंज्यूम कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डायग्राम बना देगा तो अच्छा रहेगा ट्रॉपिक लेवल का एग्जाम में, ठीक है ना? ठीक है। पक्का? हाँ। अब देखो यहाँ पे नोट, एग्जाम याद रखना, एमसीक्यू आता है। द ऑटोट्रोप्स कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। ऑब्वियस बात, उसी से वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर कर रहा है। फिर यही एनर्जी हेटरोट्रोप्स यानी कि हम लोग के पास आता है या डिकम्पोजर्स के पास आता है, और यही एनर्जी है जो पूरा लिविंग वर्ल्ड के एक्टिविटीज को सस्टेन रख रहा है। मतलब सब लोग इसी एनर्जी का बलबूता पे सर्वाइव कर रहा है, चाहे टाइगर हो या हम हो। टाइगर भी इनडायरेक्टली, ऑब्वियसली टाइगर किसको खाया? गोट को खाया। पर गोट किसको खाया? घास को। तो इनडायरेक्टली घास से गोट के वाया टाइगर को एनर्जी तो मिला ना? समझ रहा है? ये स्नेक हाँ। को भी ग्रेन्स का एनर्जी मिला, पर किसके थ्रू? रैट और सॉरी रैट के थ्रू। डन? तो इनडायरेक्टली सब लोग प्लांट्स में ही डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। तो thus the interaction among various components of environment involves flow of energy from one component to another. Indirectly energy flow हो रहा है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से लेके फोर्थ ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी फ्लो हो रहा है। कोई डाउट? आगे बढ़े। हाँ। अब देखो 10% लॉ क्या है। 10% लॉ ये बताता है कि it states that 90% of the captured energy is lost as heat in the previous level and only 10% is available for the next level। यानी कि मान लो ड्राइंग करके समझाओ उसमें। इसके पास 10,000 जूल है एनर्जी, तो ये सिर्फ 10% ही रेड को ट्रांसफर करेगा, बाकी 90% एज ए हीट या उसका बॉडी यूज करेगा, जो भी है, ठीक है ना? अच्छा। सिर्फ 90, अगर रेड ग्रेन्स को खाता है तो ग्रेन से रेड को सिर्फ 10% एनर्जी मिलेगा। अब 10,000 का 10% क्या होता है? 1,000। कोई डाउट? 1000। सिमिलरली अगर स्नेक रेड को खाएगा तो स्नेक को इसका भी 10% मिलेगा, मतलब कितना? 100 जूल। 100। और अगर ईगल स्नेक को खाता है तो उसको कितना मिलेगा? 10 जूल। अब तुम एक चीज देखो, कहाँ इनिशियली 10,000 जूल एनर्जी था, पर ईगल को मिला कितना? 10 जूल। 10 जूल, मतलब बाकी 9,990 गया, जैसे भी जाना। कोई डाउट? तो ये हो गया 10% लो, जो एट ईच ट्रॉपिक लेवल में खाली 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रहा, बाकी 90% एज ए हीट लॉस हो रहा है एनवायरमेंट में। कोई डाउट? बेस्ट सर, सीधा ग्रेन से ही खा लेते हैं, वो डायरेक्ट नहीं मिल खाते ना जाएगा। ग्रेन्स, बात वही तो है। ये तो फूड चेन है, उसको स्वाद नहीं आता है खाने में। नहीं तो तुम भी जाओ घास खाओ ना, मैं घास। फॉर अच्छा एग्जांपल तू ऑफ घास खाता ह्यूमंस है, बोल तू रहा हूँ। घास खा सकेगा? हाँ, पालक खाता है। नहीं नहीं, वैसे घास जो गाय लोग खाता है। नहीं, वो नहीं, मेरा खाओ ना मेरा यार, स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा छोटा पड़ जाता है। जो भी है खाओ, खाने में क्या जाता है? तो वैसे ही उन लोग का भी है ना, उन लोग का भी स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे ही डिजाइन किया गया है, जो लोग मांस खा सकेगा, घास नहीं। मतलब प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा उन लोग का घास। कोई डाउट? अब देखो कुछ कुछ नियम है कैसे, वही जो हम एक्सप्लेन कर चुका, वही है। द ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सन्स एनर्जी। तो यहाँ एक कैच ये है कि सूरज से प्रोड्यूसर्स को कितना एनर्जी मिल रहा है? सिर्फ 1%। 1%। उसके बाद 10-10% ट्रांसफर हो रहा है। कोई डाउट? फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, उसका 10% ट्रांसफर हो रहा है। यानी प्लांट्स को, यानी कि प्रोड्यूसर को सन से कितना मिल रहा है? जस्ट 1%। याद रखना ये चीज। कोई डाउट? फिर ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो ए ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट और यूज्ड फॉर डाइजेशन, एंड बाकी जो 10% बच जाता है वही इज मेड अवेलेबल फॉर नेक्स्ट लेवल। कोई डाउट? दैट मीन्स only 10% of energy is transferred at each trough level। कोई डाउट? ठीक है ना? अब तो फूड चेन कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल, उससे ज्यादा नहीं होता है, मतलब 5 तक नहीं होता है। क्यों? तुम खुद सोचो। मान लो यहाँ पे एक और होता जो ईगल को खा रहा है, मान लो कोई है ए, वल्चर। इसको 1 जूल मिलता है नहीं मिलता? तो क्या इसका 1 जूल हाँ। एनर्जी इसके लिए सफिशियंट है? नहीं सर। तो वही कहानी है, मतलब तुम जितना ट्रॉपिक लेवल बढ़ाएगा उतना एनर्जी बहुत कम जाएगा, घट जाएगा, जो कि सफिशियंट नहीं होगा। इसलिए यूजली मैक्सिमम केसेस में थर्ड ट्रॉपिक लेवल ही होता है, किसी किसी केस में फोर्थ भी होता है। कोई डाउट? ऐसे तो उन लोग को बहुत ज्यादा खाना पड़ता होगा। हाँ, तुमको एक और एग्जांपल देता है, हम एक और एग्जांपल देता है। अब ये आएगा फूड वेब। दैट मीन्स ईगल खाली स्नेक पे ही डिपेंड नहीं कर रहा खाना के लिए,
कोई डाउट? ओके। देखिए ना, अब जैसे क्या ईगल क्या ईगल बीटल को खाता है? बीटल? हाँ, वो देखा ना, राउंड राउंड शेप, नहीं देखा? बीटल रेड कलर का होता है। हाँ, देखा है, देखा है। तो ईगल बीटल को खाता है। बीटल क्या खाता है। खाता है? प्लांट्स का लीव्स। हाँ। अब ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। तो कहने का मतलब ये है, ये तो सर ऐसे तो ये भी हो सकता है कि ईगल सीधा रैट को भी खा सकता है, वो क्या है? नहीं खाता होगा ना वो रेड को, बात वही है। वही बात क्यों है, नहीं खा सकता? खाता होगा, हम देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया कभी इस बात में, इस पॉइंट में। सुनो, तो कहने का मतलब ये है, पर ज़्यादातर किस्म स्नेक या इस टाइप का चीज़ खाता है। अब जो रैट इजीली उसको विजिबल नहीं होगा, रैट हर जगह नहीं होगा। चूहा क्या हर जगह मिल जाएगा तुमको? अब ईगल यूजली हाँ, हर जंगल का जगह ऊपर मिल ज़्यादा। जाता है। अब क्या तुम्हारे घर का ऊपर ईगल हमेशा उड़ रहा है क्या? पर जंगलों के आसपास या खुला जगह में ईगल ज़्यादा उड़ता है। ऐसा जगह जहाँ पे स्नेक बीटल ये सब ज़्यादा पाया जाता है, खुद आउट। तो उसका मेन आहार स्नेक और बीटल ही है। ठीक है, सांप और बीटल। अब देखो, तुम बताओ उसको क्या खाने में ज़्यादा फायदा होगा, स्नेक या बीटल? बीटल खाने में ज्यादा बीटल, फायदा बिकॉज होगा। इससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगा ना, कहने का मतलब वही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो फूड ट्रॉपिक लेवल में आता है तो किसी और फूड चेन में वो थर्ड में नहीं आ रहा है। ये एक और फूड चेन है जिसमें वो थर्ड लेवल में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा स्नेक ही खा रहा है, स्नेक पे डिपेंडेंट है, कोई डाउट? क्लियर? ओके। तो अब हाँ। देखो, ये हो गया फूड चेन, हाँ। पर सिंस इसको हम एक और के साथ मिक्स कर दिया, फिर स्नेक भी किसी और चीज़ को खाता होगा, ग्रेन्स को और भी बहुत लोग खाता होगा। तो ये जो मिक्सिंग ऑफ फूड चेन हुआ, इसको बोलता है फूड वेब। ठीक है, हम पीडीएफ निकाल के दिखा रहे हैं, बुक में है। ऐसे तो फिर हम लोग फिफ्थ लेवल तक भी ले जा सकते हैं, पर तो फिफ्थ लेवल किसी का थर्ड लेवल हो। पर रेयर केसेस में होता है फिफ्थ लेवल, उसका एग्जांपल हमको देखना पड़ेगा, पर शायद ही है, रेयर केसेस में, बहुत रेयर। जैसे पीकॉक कर लो, पीकॉक सांप खाता है नहीं खाता है? मोर, है ना? हाँ। पर मोर तो घास भी खाता है, मतलब पत्ता भी खाता है। तो उसके लिए बेहतर क्या होगा, सांप या पत्ता? हाँ, पत्ता। बस, ये देखो ये रहा। तो ये एक फ्लो डायग्राम है, ये फूड वेब का डायग्राम है, कंसिस्टिंग ऑफ मेनी फूड चेन्स। जैसे कि देखो, पीकॉक सांप को भी खाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। यहाँ पे देखो पीकॉक फिफ्थ चेन में है, तुम देख सकता है इसमें। ये हो गया फिफ्थ वाला। ये एग्जांपल नोट कर लेना, बाई चांस एग्जाम में पूछ ले फाइव टॉपिक लेवल का। अरे रेड कलर कहाँ गया? ये फूड चेन दिख रहा है, देखो। ठीक से सर। हम जो रेड कलर के ना उसको पे फोकस करो। बीटल्स। देखो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में है, पर वो डायरेक्टली घास भी खा रहा है, कोई डाउट? इधर देखो, इधर भी टाइगर फिफ्थ में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पर इधर वो थर्ड में भी है, देखो। तो ये हो गया इंटरमिक्सिंग ऑफ फूड चेन्स, कोई डाउट? अच्छा। क्लियर? अब सांप को देखो, सांप चूहा भी खाता है, सांप इसको भी खा रहा है, कोई डाउट? ये फॉक्स को भी खा रहा है, ये रैबिट खा रहा है। तो सब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, कोई डाउट? तो इसको बोलता है फूड वेब, कंसिस्टिंग ऑफ मेनी फूड चेन्स, कोई डाउट? खिचड़ी होता है सर ये पूरा। तो इसमें क्या रूल है, नो ऑर्गेनिज्म इज मैक्सिमम एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल, दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन, हाँ, इज ऑफ प्रोड्यूसर्स। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हाँ। तुम एक बात बताओ, जैसे ये हम यहाँ बनाता है, हाँ बताता है। मान लो प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स 1 लाख है, ठीक है ना? हार्बीवोर्स 10,000 है। अब हमको मालूम है कार्निवर्स हार्बीवोर्स को खाता है, तो क्या कार्निवर्स 10,000 से ज़्यादा पॉसिबल है? ना। अगर कार्निवर्स पॉसिबल है। मान लो 50,000 हो जाता है, तो एंटायर हार्बीवोर्स का एक्सटिंग मैंने अस्तित्व मिट जाएगा, है ना? यानी कि हार्बीवोर्स अच्छा, तो वाला ट्रॉपिक लेवल कार्निवोरस गायब का ही भी हो जाएगा। अस्तित्व घट जाए। हाँ,
इस सिनेरियो में तो फिर कार्निवोरस भी हट जाएगा, क्योंकि हाँ हार्बीवोरस से तो खाता है फ्लैट। हाँ, तो हमको पूरा कंप्लीट करना है। और अगर हार्बीवोर्स का एग्जिस्टेंस मिट गया तो ये तो प्रोड्यूसर को खाता नहीं है, तो ये भी भूखा मर जाएगा ना फिर। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तुम पॉपुलेशन वाइज देखिएगा, पॉपुलेशन हमेशा घटता है। एंड टॉप लेवल में सबसे कम पॉपुलेशन होता है और प्रोड्यूसर्स का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। कोई डाउट? ठीक है ना केसर प्राची? बाकी लोग भी कुछ बोलो, खाली आलोक बोले जा रहा है तब से। ओके, हाँ भैया। तो टू थिंग्स बिकम्स क्लियर फ्रॉम एनर्जी फ्लो डायग्राम। अच्छा, इस एनर्जी फ्लो, ये हो गया एनर्जी फ्लो डायग्राम। देखो हम यहाँ पे 10% अप्लाई करके दिखाया। तुम इसको ट्रायंगल बना के भी कर सकता है ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बिना ट्रायंगल बनाए दिखाएं। पहला, फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब एनर्जी हमेशा सनलाइट से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से हार्बिवोर्स, फिर कार्निवोर, फिर टॉप कार्निवोर्स, वैसे ही जाता है, उल्टा नहीं आता है। कोई डाउट? बिकॉज द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉप्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू सनलाइट, यानी जो एनर्जी प्लांट्स ने लिया वो दोबारा प्लांट सनलाइट को नहीं दे सकता। एंड सो ऑन, बाकी के लिए भी ट्रू है। कोई डाउट? दूसरा, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा है 90% एनर्जी तो खत्म ही हो रहा है ना, दैट मीन्स वो प्रीवियस लेवल के लिए बचा हुआ ही नहीं है। तो ये दो रीजन है, एनर्जी फ्लो का दो पॉइंट है। ठीक है, अब देखो, एनर्जी तो खत्म हो ही नहीं सकता ना। मतलब वो एनवायरमेंट में मिल गया, कहने का मतलब वो है। अच्छा। जब हम बोल रहे हैं, अरे भाई इतना समझ लो थोड़ा, फिर भी हम बोला वो एनवायरमेंट में मिल गया, ठीक है ना, वापस सराउंडिंग के पास चला गया। अब देखो, इस टाइप का एग्जाम में 2 मार्क का आता है, ठीक है ना। क्या बोला? प्लान्स प्रोवाइड 500 जूल टू रेट्स। ठीक है, प्लान्स ने रेट्स को कितना दिया? 500 जूल। 500 तो रेट के जूल्स। पास कितना है? 500। तो पूछ रहा है हॉक के पास कितना होगा स्नेक से। अब अगर इसके पास 500 है तो स्नेक के पास कितना होगा? 10%, यानी कि 50। तो हाँ हॉक के पास कितना होगा? इसका 10%, यानी कि 5। कोई डाउट? क्लियर? हाँ। अब यहाँ उल्टा भी पूछ सकता है प्लान्स के पास कितना है, तो हम लोग क्या करेगा? उल्टा जाएगा ना। इन- अब तुम ऐसे सोचो, हाँ, अगर ये 10% दे रहा है तो उल्टा कितना होगा? 1/10% होगा, नहीं होगा? 100/10। यानी 500 इंटू 1/10%, यानी कि 500 इंटू 10, यानी कि 5,000। कोई डाउट? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन वही देखो, 100 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू लायन। लायन के पास कितना है? 100। बाकी के पास 100 कितना होगा पूछ जूल्स। रहा है प्रोड्यूसर। तो देखो हम ये सम हिसाब से भी करवाया, मान लो डियर के पास एक्स है, तो लॉजिकली क्या होगा? 10% ऑफ एक्स इज 100, 10/100 इंटू एक्स इज 100, कैलकुलेशन किया 1000। पर ये एक्स वाला जरूरत नहीं, अगर तुम सीधा लिख सकता है डियर हैज 100 इंटू 1/10%, तुम डायरेक्ट लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। दैट मीन्स 100 इंटू 10 विच इज 1000 जूल। परसेंट को हटाएगा तो, परसेंट को हटा देना तो 100 आ जाएगा। कोई डाउट? क्या कैलकुलेशन हमको समझाना है? तो देखो बेकार कितना तामझाम करने आ पर गया। ये तो सिर्फ डियर है ना एनर्जी, हाँ, प्लांट्स का निकाल देगा उससे। उसका प्लान्स, अब डियर का पता चल गया तो प्लान्स क्या होगा? 1000 इंटू 10%, हाँ सॉरी 1000 इंटू 1/10%। तो 1000 इंटू 1/10%, मतलब 10/100, ऊपर 100 चला गया, जीरो जीरो कट गया, हो गया ना 10,000। हाँ हाँ। तो ये डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता है तुम कि वाई एक्स का तामझाम नहीं करने से भी चलेगा, तो और करके हम लिखाया था, शायद इसमें लिखना नहीं हुआ, व्हाइट बोर्ड में कराया होगा हम। ठीक है, कोई डाउट? अब देखो, मान लो व्हाट विल हैपन इफ यू किल ऑल ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल। मान लो हार्बिवोर्स को गायब कर दिया, क्या कार्निवोर सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, ठीक है। हेलो, हाँ हेलो। हाँ भैया। फॉर एग्जाम्पल ले लो, हम कार्निवोर्स को मार देता है, तो दो फैक्टर होगा, पहला टॉप कार्निवोर सर्वाइव नहीं करेगा, दूसरा हार्बिवोर्स का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, है ना। कोई डाउट? ऐसा भी तो हो सकता है, फिर टॉप कार्निवोरस हार्बीवोरस को डायरेक्ट खा हाँ, ले। सारा नहीं भी खाता होगा ना। देखो, कहने का मतलब ये जितना खाता खाता है, पर ये जितना खाता रहा उससे बैलेंस मेंटेन था। ये अगर बंद कर देगा तो बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा ना। मतलब अब क्या है, 100 था, टॉप कार्निवोरस ने 3 को खाया, नेक्स्ट टाइम पॉपुलेशन 120 हुआ, वो अभी भी 3 को ही खा रहा है, फिर 140 हुआ, 3 को ही खा रहा है, इनडायरेक्टली पॉपुलेशन तो बढ़ते ही जा रहा है ना।
अगर कार्निवर्स भी 7 होता तो शायद 50 को खा रहा होता, तो पॉपुलेशन मेंटेन रहता। कोई डाउट? ओके। जिस रेट से कार्निवर्स खाता है उस रेट से टॉप कार्निवर्स नहीं खा रहा ना, उनका हार्ट तो मेन कार्निवर्स ही है। कोई डाउट? वो किसी नहीं सर। मतलब बहुत कम केसेस है जिसमें वो इसको खा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर केस में मोर स्नेक को खा रहा है, तो उससे उसको कम एनर्जी मिल रहा है। अगर उसको घास मिलेगा, पत्ता मिलेगा, वो पहले वही खाएगा ना। हाँ। चीज वही है बस, और कुछ नहीं। तो जरूरी नहीं सब कुछ खा रहा हो। तो कार्निवोर्स को मिटाएगा तो इसका अस्तित्व मिटने का चांस है, प्लस हार्बिवोर्स का पॉपुलेशन बढ़ने का चांस ज्यादा है। बढ़ेगा, चांस क्या बढ़ेगा। कोई डाउट? तो वही लिखा ऐसे है। तो फिर प्रोड्यूसर्स का पॉपुलेशन भी गिर सकता, हाँ क्योंकि हार्बीवोरस का पॉपुलेशन बढ़ा तो प्रोड्यूसर्स ज्यादा खाएगा हाँ, हार्बीवोरस। वो सब कनेक्टेड ही है, तो वही लिख रहे हैं ना, सब कनेक्टेड ही है। कोई डाउट? अब फूड वेब ऑलरेडी हम समझा चुका, क्या है? इट इज ए नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स व्हिच आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। डन। अब तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। हाँ, अब आज का ज़माना में क्या हो रहा है, क्या फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है? तो हाँ। फर्टिलाइजर्स देखो, फर्टिलाइजर्स में केमिकल्स होता है, वही केमिकल्स सॉइल में जाता है, वही सॉइल से फ्रूट बन रहा है। इनडायरेक्टली वो केमिकल्स फ्रूट्स के अंदर है या नहीं? है। क्या तुम फ्रूट को धोने से वो केमिकल चला जाएगा? नहीं। नहीं जाएगा ना। तो यानी कि ये वो वाला गंदगी है जो बाहर से धोने से नहीं जाएगा, ये अंदर मिल चुका है। ये हम लोग का फूड चेन का हिस्सा बन चुका है, ये केमिकल्स है ना। और एट ईच ट्रॉपिक लेवल में वो जमा हो रहा है, क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है ना एनर्जी। तो इट इज डिफाइंड एज द एक्यूमुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर टॉक्सिक सब्सटेंस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। कैसे देखो, several pesticides and other chemicals are used to protect crops from disease. These chemicals are either washed down into the soil or into the water bodies. From the soil यही chemicals कौन absorb कर रहा है? Plants. वाटर में दूसरा ऑर्गेनिज्म, मछली, ये सभी ऑब्जर्व कर ही रहा है। वही मछली इंसान खाता है, वही प्लांट्स हम लोग खा रहा है, मतलब क्रॉप से, चाहे आलू हो, पोटेटो हो। तो इनडायरेक्टली आलू, पोटेटो, टमाटर सब में फर्टिलाइजर की वजह से हल्का फुल्का केमिकल्स है। तो ये केमिकल्स हम लोग का फूड चेन में एंटर कर रहा है। कोई डाउट? क्लियर? ठीक है। अब एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल, हम लोग टॉप लेवल में है, क्योंकि हम लोग को खाने वाला कोई है। ना हम लोग को खाना ना कोई नहीं तो है। इनडायरेक्टली हम यहाँ नीचे बताता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मान लो हम लोग यहाँ है, तो 10%, 10%, 10% जा रहा है। मतलब इससे यहाँ जाएगा, पर यहाँ पे ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं होगा बिकॉज वापस ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ भी ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं होगा बिकॉज वापस ट्रांसफर हो रहा है, बट यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा बिकॉज आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो जो केमिकल्स का मैक्सिमम कंसेंट्रेटेड है वो हम लोग का बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो रहा है। कोई डाउट? क्लियर? ठीक है। तो इसी को हाँ। बोलता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। फूड चेन के थ्रू हम लोग का अंदर केमिकल्स जमा हो रहा है और हम लोग का बॉडी को हार्म कर रहा है। कोई डाउट? तो इससे बचने का कोई तरीका है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आज खत्म हो जाएगा। काय के लिए? हाउ डू एक्टिविटीज अफेक्ट एनवायरमेंट? आवर एक्टिविटीज। पहला, ओजोन। तो ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। O3 क्या है? 3 एटॉम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ये कैसे बनता है देखो। हाँ, जो यूवी रेडिएशन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को 2 ऑक्सीजन एटॉम में डिवाइड करता है। यूवी रेडिएशन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को 2 ऑक्सीजन एटॉम में डिवाइड करता है। यही ऑक्सीजन एटॉम दूसरा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और O3 मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, यानी कि हम लोग का ओजोन लेयर फॉर्म हो रहा है। कोई डाउट? ठीक है ना। यूवी रेडिएशन ऑक्सीजन को 2 एटॉम में डिवाइड करता है। ये ऑक्सीजन एटॉम दूसरा ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होता है और O3 यानी कि ओजोन लेयर फॉर्म कर रहा है। कोई डाउट? एक बार देख लो इसमें। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ। हर्ष, तुम कहाँ से आया, मतलब कौन सा पार्ट से अटेंड कर रहे हो तुम? हेलो हर्ष, हम्म। कौन सा पार्ट से अटेंड कर रहे हो तुम? पेज नंबर 4। अरे पेज नंबर नहीं, टॉपिक बताओ। अच्छा, पेज नंबर 4, ठीक है। चलो, पहले 3 पेज कुछ खास था नहीं, हो जाएगा। अब जैसे फंक्शन क्या वैसे बात है, ओजोन क्या करता है, हम लोग को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, अर्थ का सरफेस को। ठीक है ना। सूरज से आने वाला यूवी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करता है। दूसरा, अगर ओजोन लेयर डैमेज हो जाता है तो वही यूवी रेडिएशन हम लोग के लिए आई कैंसर का, मैंने आई, हम लोग का आई डैमेज कर सकता है, हम लोग का स्किन डैमेज कर सकता है, यानी कि स्किन कैंसर हो सकता है। कोई डाउट? क्लियर? अब ओजोन लेयर को होल कौन कर रहा है? एक इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। और भी बहुत सारा है जिसकी वजह से ओजोन लेयर में होल हो रहा है।
एंड हेंस यूवी रेडिएशन अर्थ में एंटर कर पा रहा है। तो CFC क्या करता है? इट कॉज सिग्निफिकेंट ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। डायरेक्ट है। CFC का इस्तेमाल कहाँ करता है? रेफ्रिजरेंट्स, फायर एक्सटिंग्विशर, एयर कंडीशनर, ये सब में करता है। तो 1986 में, मतलब 1987 में UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, तो इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया जिसमें CFC प्रोडक्शन को रोक दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज ना हो धीरे धीरे, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? व्हाट आर द मेजर्स टू प्रिवेंट ओजोन डिप्लीशन? एग्जाम में आता है। पहला, मिनिमाइज यूज ऑफ व्हीकल्स दैट रिलीज ग्रीन हाउस गैस। एक ही चीज़ है, सब रिलेटेड है। अवॉइड यूज ऑफ CFCs इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर। एंड दूसरा, अवॉइड यूजिंग क्लीनिंग प्रोडक्ट्स दैट आर हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। ऐसा प्रोडक्ट का इस्तेमाल मत करो जो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है। कोई डाउट? ठीक है। अब देखो, 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट। सेबा का बुक में ये पहले दिया हुआ है, ठीक है ना। सेबा का बुक में ये पहला टॉपिक है और CBSE का बुक में यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाता है। सॉरी, सेबा का बुक में यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। अब देखो, 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट। एक बायोडिग्रेडेबल जो सॉइल में मिल जाता है, और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल जो इजीली सॉइल में नहीं मिलता, जैसे कि प्लास्टिक। कोई डाउट? तो सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि फूड वेस्ट, ट्री लीव्स, यूरिन, पेपर, क्लोथ, काउ डंग, ये सब। तो ये सब कौन डिकम्पोज कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिकम्पोजर्स, जैसे कि फंगाई, बैक्टीरिया। पर नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? जिसको बायोलॉजिकल प्रोसेस से इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है ब्रेक होने में, जैसे कि प्लास्टिक, DDT, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है ना। तो दिस आर इनर्ट एंड सिंपली परसिस्ट इन द एनवायरमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबा समय तक रहता है, जिस वजह से वो हम लोग का एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। तुम देखा ही होगा कितना कचरा का ढेर पड़ा रहता है। तुम आज प्लास्टिक फेंको, वो प्लास्टिक वैसे ही पड़ा हुआ है सालों सालों तक, ठीक है। तो इसलिए अवॉइड यूज ऑफ प्लास्टिक, जितना हो सके प्लास्टिक का यूज कम करो। हम खुद भी नहीं करता, बहुत कम करता है, एक्सेप्ट चिप्स। चिप्स तो प्लास्टिक में ही आता है, क्या कर सकते हैं। अब देखो, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल का डिफरेंस एक ही कहानी है। they are broken down by biological process, they are not broken down by biological process। ग्रामर ठीक कर लेना, ठीक है। they form harmless and non poisonous product while they are harmful to the environment। ये एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक है। एक सेकंड, हाँ, विशाखम डिपार्टमेंट में ही है, उजलैन सर का ऑपोजिट वाला रूम में। they are not broken down by biological process, ये तो बोली, सॉरी। हाँ, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम लोग के लिए हार्मलेस है, ये हम लोग के लिए नुकसानदायक नहीं है, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक है। यानी कि ये दे पोल्यूट द एनवायरमेंट ओनली व्हेन दे आर प्रोड्यूस इन क्वांटिटी बियॉन्ड द कैपेसिटी। कहने का मतलब ये है, इसको हम समझाते हैं। मान लो 10 10 मिठाई है, हाँ, स्वीट्स, और 10 लोग हैं। खत्म करने में कितना टाइम लगेगा बताओ? कम टाइम लगेगा। मान लो अगर हर एक को 1 मिनट भी लग रहा है पूरा, तो 1 मिनट, ओके। अब 100 स्वीट्स कर दो, कितना टाइम लगेगा? 100 मिनट। सर 2 मिनट। अरे हम बोला एक स्वीट को खाने में 1 मिनट लग रहा है, तो 100 स्वीट को तो 100 मिनट लगेगा ना, लॉजिकली, ऑन एन एवरेज। 10 मिनट, 100 मिनट कहाँ से? एक 10 लोग खा भी तो रहा है। हाँ, तो एक स्वीट को खाने में 1 मिनट लग रहा है पूरा, चबाना बना सब खत्म करने में। ओ, 10 लोग 10 स्वीट खाएगा ना, ठीक है, तो 10 मिनट, ठीक है, वेरी गुड, हम गलत बोला, 10 मिनट लगेगा। अब इसको 1000 फिर कर दो तो डायबिटीज अब हो इसको जाएगा 1000 कर दो उनको। तो इसको 1000 कर दो तो टाइम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यानी कि हाँ। जब तक तू पहला 10 खा रहा होगा, बाकी 900 वो तो पड़ा रहेगा ना वैसा। हाँ। तो वही हो गया, हम लोग बस एक फिक्स्ड अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो वो एक लिमिटेड टाइम में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वेस्ट को डिकम्पोज कर सकता है। उन लोग के कैपेसिटी के बियॉन्ड अगर वेस्ट होगा तो वो तो जमीन में पड़ा ही रहेगा ना। जब तक ये वेस्ट खत्म नहीं होगा, क्या ये लोग इसको डिकम्पोज करने आएगा? नहीं ना। तो वो जो एक्सेस वेस्ट है बायोडिग्रेडेबल का, वो तो पोल्यूशन क्रिएट करेगा, वो तो स्मेल क्रिएट करेगा। तो वही बोल रहा है, जगह कैपेसिटी के बियॉन्ड वेस्ट होता है तो वो एनवायरमेंट को पोल्यूट करेगा, बिकॉज उसको डिग्रेड होने में टाइम लगेगा। कोई डाउट? सर ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम लोग 10 लोग को 1000 लोग बना दे? बनाओ, कैसे बनाएगा तुम? ये कोई मशीन वाला प्रोडक्ट नहीं है ना। ये मशीन है क्या जो तुम 10 को 1000 बनाएगा? कुछ ऐसा करता है ना। अब तो दे पोल्यूट
इसका आ रहा बाद में आ रहा है। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? ये छोटा छोटा क्वांटिटी में भी एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है। इसमें रिसाइकलिंग पॉसिबल है। इसमें रिसाइकलिंग इज ओनली पॉसिबल फॉर ह्यूमन एफर्ट्स। तो ये डिफरेंस बिटवीन एग्जाम में लिखने आता है, देख लेना, ठीक है ना। ज़्यादातर केस में 2 मार्क में ही आता है, पर फिर भी 3 पॉइंट तो पढ़ ही लेना। तो कौन सा सब्सटेंस को बायोडिग्रेडेबल होता है? वैसा सब्सटेंस जो इजीली डिकम्पोज हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। क्वेश्चन ही गलत पड़ा। क्वेश्चन क्या है देखो, के बुक खोलो। बुक है मेरे पास, रुक जाओ। ये देखो, वाई आर सम सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल, वाई आर सम नॉन बायोडिग्रेडेबल। वही, कुछ को बायोडिग्रेडेबल इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो इजीली ब्रेक हो जाता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो इजीली ब्रेक नहीं होता है। कोई डाउट? नंबर नहीं। 2 क्या बोला? गिव टू वेस्ट इन विच बायोडिग्रेडेबल वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट। ये भी लिखा हुआ है देखो। पहला पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट दोनों लिखा है, हाँ, प्रॉब्लम्स। पहला एडवांटेज, दे कैन बी यूज एज ह्यूमस आफ्टर कंपोस्टिंग एंड एनहेंस सॉइल फर्टिलिटी। जैसे केला का छिलका, एप्पल का छिलका, आम का छिलका, इस सब को हम लोग ह्यूमस का तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई डाउट? और बायोडिग्रेडेबल ओनली कार्बन कंपोस्ट करता है, तो यानी कि दिस सब्सटेंस आफ्टर डिकम्पोजिशन रिलीज कार्बन बैक टू द एनवायरमेंट। प्रॉब्लम्स क्रिएट क्या होगा? अगर एक्सेस वेस्ट आ गया है तो स्लो डिकम्पोजिशन होगा, तो ऑब्वियसली जो एक्सेस वेस्ट है वो स्मेल क्रिएट करेगा और हार्मफुल गैस रिलीज करेगा। एंड इंक्रीज, अच्छा, और तुम जो बोल रहा था जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को बढ़ा देता है, तो अगर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बढ़ जाएगा तो वो भी तो ऑक्सीजन को लेगा, है ना। हाँ। तो पानी में हो या एनवायरमेंट में ऑक्सीजन का कमी क्रिएट नहीं होगा, वो भी तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा। कोई डाउट? तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, बिकॉज वेस्ट बढ़ेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन बढ़ेगा ओवर द टाइम, ऐसा नहीं से नहीं बढ़ेगा, तो वो ऑक्सीजन का कमी लाएगा। सब जाके लिंक होता है कि ज्यादा पेड़ लगाओ बस। बस पेड़ लगाओ, एफोरेस्टेशन। टू वेज जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल इफेक्ट करेगा, इसमें तो खाली प्रॉब्लम है, इसमें एडवांटेज क्या होगा? पहला, दे कॉन्टामिनेट सॉइल एंड वाटर रिसोर्स, ओके। दूसरा, अगर कोई स्ट्रे एनिमल्स को खा लेता है तो वो उसका पेट में ही फंस जाता है। तुम लोग न्यूज़ सुना होगा कि व्हेल का पेट से इतना किलो वेस्ट निकला, चाहे प्लास्टिक हो जो भी हो, पर्टिकुलर जो वेस्ट ओशियन में फेंक दिया जाता है। अब ओशियटिक एक्वाटिक लोगों को तो पता नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जो आता है पेट में चला जाता है, ठीक है ना। तो एक्सीडेंट लोग खा लेता है। इवन स्ट्रीट डॉग्स, काव, ये लोग भी तो खा ही लेता है प्लास्टिक ये सब। ऐसे तो नॉन वेजिटेरियन लोगों के तो किसी का पेट में गला तो में फंसता है, वो किसी का प्लास्टिक पेट हो में गई। फंस जाता है, बिकॉज डाइजेस्ट होता नहीं है, तो उन लोगों का डेथ भी हो सकता है उससे। कोई डाउट? है। हाँ। ऐसे तो नॉन वेजिटेरियन लोगों का पेट में कहीं ना कहीं प्लास्टिक होगा। क्यों? मान लो कोई बकरी या वो मतलब या फिर कोई एनिमल खा लिया, फिर अरे उसके देखो, बाद। प्लास्टिक डाइजेस्ट नहीं होता। तुम एनिमल को काटेगा तो प्लास्टिक तो तुमको वैसे पता चलेगा, ठीक है, पहला बात। अच्छा। सुनो, ऐसा नहीं जब प्लास्टिक हम लोग का खून के साथ मिल गया, एक ऑब्वियसली माइक्रो लेवल में मिल जाता है, पर ऐसे नहीं है जो तुम जो खाया वो पेट में मिल गया, वो फंस जाता है। अब देखो मेजर स्टिल स्ट्रीट, माइक्रो माइक्रो लेवल में आ जाएगा। माइक्रो लेवल में हम लोग का बॉडी में प्लास्टिक ऑलरेडी एंटर कर चुका है। हम लोग प्लास्टिक का बोतल से पानी पीता है, क्या क्या नहीं कर रहा है, सब तो यूज कर ही रहे हैं हम लोग प्लास्टिक। तो माइक्रो लेवल में हम लोग का बॉडी में ऑलरेडी प्लास्टिक का मिश्रण हो चुका है, हल्का हल्का, एकदम माइक्रो लेवल में, पता भी नहीं चल रहा है। और सिंस बहुत माइक्रो लेवल में तो अभी उतना असर नहीं है, वो ओवर द टाइम देखने को मिलेगा इसका इफेक्ट। अब देखो, वेस्ट कंट्रोल कैसे करेगा, हाँ, वेस्ट रिड्यूस कैसे करेगा? पहला, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग रखो घर पे ही, ताकि बायोडिग्रेडेबल को अलग इस्तेमाल कर सके और नॉन बायोडिग्रेडेबल को वापस भेज दिया जाए रिसाइकिल के लिए। वही, बाय रिड्यूसिंग, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है ना। अब तो डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन्स, तुम देखा होगा, प्लास्टिक कप्स, कुल्हड़ कप्स एंड पेपर कप्स। तो प्लास्टिक कप्स नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, वो नॉन डिस्पोजेबल है और हम लोग का एनवायरमेंट के लिए नुकसान है। फिर स्विच आता कुल्हड़ पे, तो कुल्हड़ बायोडिग्रेडेबल है, वो पृथ्वी में मिल जाता है सॉइल में, बट इसके लिए हम लोग को बहुत सा टॉप सॉइल को, माने सॉइल से तो बन रहा है, ये मिट्टी से तो बन रहा है कुल्हड़, तो यानी कुछ एरिया का टॉप सॉइल को हटाना पड़ रहा है, तो उसका फर्टिलिटी घट रहा है, कोई डाउट, सॉइल का। एंड हेंस पेपर अच्छा। कप्स, तो ये तो पेपर से बना है, तो इसका भी नुकसान है, लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन, कोई डाउट। बट फिलहाल सबसे असरदार प्लास्टिक कप्स ही है बाकी के मुकाबले, कोई डाउट। मतलब बाकी के मुकाबले ये कम नुकसान पहुंचा रहा है, हालांकि इससे पेड़ का नुकसान हो रहा है, बट फिर भी ठीक है ना, कंपेरेटिवली। तो एग्जाम पूछ सकता है कि कौन सा तुम प्रेफर करेगा, तो बस एनालिसिस को कंपेयर कर देना, अगर जस्टिफाई करने दिया तो। बट पेपर कप्स तो आर इजिली, कुल्हड़ भी प्रेफर कर सकते हैं ऐसे तो। हाँ, कुछ कुछ जगह तो अभी कुल्हड़ का पीता ही है, कुल्हड़ का चाय, बस प्राइस ज़्यादा होता है। अब देखो, पेपर कप्स आर स्टिल प्रेफर्ड, क्यों? ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है,
on burning they cause less pollution as plastic and they can be recycled. खत्म है चैप्टर, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया. कोई डाउट चैप्टर में? बहुत बड़ा चैप्टर था सर. कुछ नहीं था. ये देखो, नंबर 1 बताओ क्या होगा. Which of the following groups contain only biodegradable? ऑप्शन सी. सॉरी. हाँ, केक का मतलब वो हो गया ना. सी और डी दोनों काउ नहीं होगा. डंग. सी और डी दोनों नहीं होगा. वुड होता है डिकम्पोजेबल, पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको डिकम्पोज तो होने फिर में. भी हो जाता ना, एटलीस्ट प्लास्टिक जितना टाइम तो नहीं ले रहा है. ठीक है ना. चेक करो सर कितना टाइम लगता है. अब वो सब टाइम में बाद में लिखेगा. अब बताओ, which of the following constitute a food chain? कौन सा फूड चेन है बताओ. साफ साफ पता चल रहा है. बी ग्रास गोट, गोट ह्यूमन. कोड आउट. मतलब गोट घास को खाता है, ह्यूमन गोट को खाता है. डन. विच ऑफ द हाँ फॉलोइंग आर समझ गया. एनवायरमेंट फ्रेंडली? क्लोथ बैग, ठीक है सही है. स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स, ये भी सही है. वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर, ये भी सही है. ये ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है. तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. कोड आउट. बस में चला जाओ रादर देन पर्सनल स्कूटर में, पेट्रोल बचेगा स्कूटी का. ठीक है ना. कहने का मतलब वही है. कोड आउट. स्कूल वाले को बोलो इलेक्ट्रिक बस बनाए. बहुत ही अच्छा आइडिया है. तुम बोल देना, अब तो स्कूल में एप्लीकेशन लिखना अच्छा बात होगा. अब नंबर 4 देखो. सर हम एप्लीकेशन लिख के देते हैं ना, हम लोग का कंजूस है स्कूल. भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है, मत बोलो ये सब बात. व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल? ऑलरेडी लिखा चुका था मैं नोट्स में, ठीक है ना. बट और एक आंसर लिखा है देखो. इट विल क्रिएट इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम. फॉर एग्जांपल, इफ वी रिमूव ऑल लायंस इन अ फूड चेन, देन द पॉपुलेशन ऑफ डियर विल इंक्रीज, कॉजिंग ओवरग्रेजिंग एंड डिफोरेस्टेशन. वही बात है. तो वही चीज लिखा है. दोनों सेम है, बस इसमें एग्जांपल दे दिया. कोई डाउट? फिर क्या पूछा? Will the impact of removing all organism in a tropic be different from for different trophic level? Can the organism, देखो यहाँ देखो. अब देखो, impact of removing all organism in a tropic level is different for different tropic level. अलग अलग के लिए अलग है. क्यों? देखो, अगर हम लोग प्रोड्यूसर्स को रिमूव करता है तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड नहीं मिलेगा. बट अगर हम लोग हार्बीवोर्स को रिमूव करता है तो कार्निवोर्स मर जाएगा और प्रोड्यूसर्स का पॉपुलेशन बढ़ेगा. कोई डाउट? दैट मीन्स वी कांट रिमूव एनी ट्रॉपिक लेवल विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द इकोसिस्टम. अगर हम एक को भी ट्रॉपिक लेवल को रिमूव करता है तो इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, क्योंकि सब लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. डन. बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का डेफिनेशन पूछा है. और यस, लेवल ऑफ मैग्नीफिकेशन हर एक जगह अलग होगा, और जैसे जैसे हायर ट्रॉपिक लेवल में जाएगा मैग्नीफिकेशन बढ़ेगा. और हम लोग को मालूम है ह्यूमन यानी कि मैक्सिमम होता है एट हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल यानी कि टॉप लेवल. विद आउट. अब नंबर 8 देखो. अगर हाँ. सारा वेस्ट जनरेटेड बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा तो ऑब्वियस सा बात है नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स विल बी लेस एज कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ वेस्ट. सो डिकम्पोजिशन बहुत स्लो रेट से होगा, जो मैं एग्जांपल दिया था. इट विल बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज कॉजिंग स्प्रेड ऑफ डिजीज. मॉस्किटोस ये सब वहां से मतलब फॉर्म नहीं, क्या बोलते हैं उसको, पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है ना. एंड स्मेल, इट विल ऑल्सो एमिट फोल स्मेल विच मेक्स द लाइफ ऑफ पीपल मिजरेबल. गुड आउट. नंबर 9 एक्सरसाइज में लिखा हुआ है. व्हाट वाई इज डैमेज टू ओजोन लेयर कॉज फॉर कंसर्न एंड व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज. नोट्स में है ये. तो इसी के साथ हम लोग का एनवायरमेंट वाला चैप्टर खत्म. एक बार देखो. कोड आउट किसी को भी? नहीं. ओके ना. प्राची ठीक है. हाँ भैया. तो एग्जाम में एनर्जी फ्लो डायग्राम आता है. अब वो ट्रॉफिक लेवल का एनर्जी निकालने देता है. कोड आउट. डन.